हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन और फिर न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करके फोर्स के डेरिवेशन को फाइंड करना सीखा था। लेकिन वो हमारा नॉर्मल मैथमेटिकल मेथड था, जनरल मेथड था, जो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। बस उसी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे रिमाइंड किया। लेकिन इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग फोर्स के मेजरमेंट को सीखेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही। लेकिन इस बार हमारा मेथड अलग होगा। इस बार हम लोग सेम चीज़ को दूसरे मेथड से सीखेंगे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैलकुलस मेथड। ठीक है, ये हम लोग कैलकुलस मेथड से सीखेंगे। अभी तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमारे फिजिक्स में इस मैथमेटिक्स का ये जो चीज़ है कैलकुलस, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। हर जगह में हम लोग हर 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 डेरिवेशन को आज हम लोग कैलकुलस को इन्वॉल्व करते हैं, तो कैलकुलस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो हम लोग सीखेंगे सेकंड लॉ को यूज़ करके फोर्स का मेजरमेंट करना, वो कैलकुलस मेथड से। सबसे पहले जो लीनियर मोमेंटम का एक्सप्रेशन है, जैसे सपोज कोई एम मास का कोई एक ऑब्जेक्ट है, एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, ये यदि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसके साथ लिंक्ड जो भी हमारा लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो P इज इक्वल्स टू एम वी। इसको हम लोगों ने वेक्टर नोटेशन में इसलिए देखा है क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसको हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस भी किया था। ठीक है, ये क्या है, P इज इक्वल्स टू एम वी। अभी जब हम लोग इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, डी पी बाई डी टी। ये हम लोगों ने एलएचएस को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डी बाई डी टी, मतलब टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसको, हम लोग एम वी को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मास तो कांस्टेंट होता है, तो ये तो डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, ये बाहर आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू मास हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, क्या होता है, डी पी इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, डी वी बाई डी टी। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब कि मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट में डी बाई डी टी का मतलब क्या होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये। ठीक है, और हम लोगों ने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको इसलिए लिखा ले सकते हैं हम लोग एफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन लिखते हैं। एफ इज इक्वल्स टू क्या आया हमारा, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, ये हमारा न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके हम लोगों ने फोर्स के डेरिवेशन को निकाला। लेकिन इस बार जो हमारा मेथड है वो कौन सा मेथड है, ये कैलकुलस मेथड है। अभी हम लोग फोर्स की यूनिट की बात करें। ठीक है, अभी हम लोग फोर्स के यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स के यूनिट के यदि हम लोग डिस्कस करें तो फोर्स का दो तरह का यूनिट होता है। ठीक है, फोर्स का दो तरह का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ फोर्स। सबसे पहले एक तो जनरली जिन दो यूनिट्स को आप लोग जानते हैं, ये हम लोग बोलेंगे, एक बोलेंगे एब्सोल्यूट यूनिट। फोर्स का एक यूनिट क्या होता है हमारा, एक यूनिट होता है क्या हमारा, एब्सोल्यूट यूनिट। और दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट के बाद क्या होता है, ग्रेविटेशनल यूनिट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर ही आता है, इसी के अंदर एसआई में हमारा क्या आता है, न्यूटन, और सीजीएस में क्या आता है, डाइन। ये दोनों का दोनों एब्सोल्यूट यूनिट होता है। जबकि ग्रेविटेशनल यूनिट में जो एसआई यूनिट होता है, ग्रेविटेशनल वाले पार्ट में जो एसआई यूनिट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं केजीएफ, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, और सीजीएस में ये क्या होता है, ये होता है जीएफ, ग्राम फोर्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो है हमारा
वन न्यूटन की डिफिनेशन को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि 1 न्यूटन किसके बदले होता है, तो 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 किलोग्राम बाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि 1 किलोग्राम का कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से एक्सेलरेट करने के लिए हम लोगों को जितना फोर्स चाहिए होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन का फोर्स बोलेंगे। बिल्कुल उसी तरह से 1 डाइन को जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो 1 डाइन क्या होता है, तो 1 ग्राम बाई 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि 1 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्क्वायर इस रेट से एक्सेलरेट करने के लिए जितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डाइन बोलते हैं। ठीक है, अभी ये जो ग्रेविटेशनल यूनिट है इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो 1 kgf कितने फोर्स को बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल यूनिट है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा यूनिट नहीं होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे 1 kgf का मतलब है कि 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 1 किलोग्राम का कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9 पॉइंट मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जितना होता है उतना के बराबर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए जितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग 1 kgf बोलते हैं। 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेट करने के लिए जितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग 1 kgf बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे 1 gf है तो वैसे 1 किलोग्राम जैसे कि यहाँ पे था तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 1 ग्राम के किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, 1 ग्राम का कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसे को जब हम लोग सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 980, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस रेट से एक्सेलरेट करने के लिए जितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसको हम लोग 1 gf बोलते हैं। चलिए यहाँ पे एक बार फिर से चीज़ों को रिपीट करते हैं। फोर्स का दो तरह का यूनिट होता है। एक तरह का यूनिट को हम लोग एब्सोल्यूट यूनिट बोलते हैं, दूसरा तरह का यूनिट क्या होता है, ग्रेविटेशनल यूनिट होता है। एब्सोल्यूट यूनिट में भी एक होता है सिस्टम ऑफ यूनिट होता है एसआई। एसआई में इसका यूनिट होता है न्यूटन और सीजीएस में डाइन। न्यूटन क्या होता है, 1 किलोग्राम के किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से के रेट से एक्सेलरेट करने के लिए जितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन का फोर्स। और 1 ग्राम के किसी ऑब्जेक्ट को 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्क्वायर से एक्सेलरेट करने के लिए जितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डाइन। उसी तरह से यहाँ पे एसआई में बात करेंगे तो यहाँ पे kgf, इसका एसआई में ग्रेविटेशनल यूनिट में क्या होता है, एसआई हमारा kgf। तो 1 किलोग्राम के किसी ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस करना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग 1 kgf बोलते हैं। या 1 ग्राम के किसी ऑब्जेक्ट में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 gf बोलते हैं। ठीक है, 1 ग्राम फोर्स। तो इसके बीच रिलेशन होता है। जिस तरह से हम लोग 1 kgf को न्यूटन, इन दोनों में एक रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं हम लोग। 1 kgf जो है वो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर, 9.8 न्यूटन के बराबर। और उसी तरह से यहाँ पे इन दोनों के बीच रिलेशन को स्टेब्लिश करें तो 1 gf 1 ग्राम फोर्स 980, ये 980 डाइन के बराबर होता है। ये हमारा कन्वर्जन वाला पार्ट है, इसको याद रखना है। 1 kgf की जगह पे हम लोग 9.8 न्यूटन को यूज़ करेंगे और 1 gf की जगह पे यदि हम लोग उसी को एब्सोल्यूट यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 980 डाइन। तो ये क्या था हमारा न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स का मेजरमेंट और फिर फोर्स का यूनिट का डिस्कशन।